Good morning students, welcome back to the e-learning platform of the GS College of Commerce वर्धा। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग जो है तटस्थ वक्र देखेंगे। इससे पहले के वीडियो लेक्चर में हम तटस्थ वक्र के विभिन्न एस्पेक्ट्स जो है देख चुके हैं कि तटस्थ वक्र क्या है, तटस्थ वक्र क्या है, तटस्थ वक्र की विशिष्टताएं हमने देखा, ठीक है। उसी प्रकार से तटस्थ मानचित्र को हमने देखा। आज इस चैप्टर के हम दो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स को देखेंगे जो कि शॉर्ट क्वेश्चंस जो होते हैं उसके लिए इम्पोर्टेंट है, ओके, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। पहला इसमें है कीमत रेखा, प्राइस लाइन, और इसे बजट लाइन भी कहते हैं। दूसरा है इसमें जो है उपभोक्ता का संतुलन, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, ठीक है। ये दो एस्पेक्ट्स जो है इम्पोर्टेंट है, वो चलिए आज हम देखते हैं। पहला इसमें है कीमत रेखा, प्राइस लाइन और बजट लाइन। प्राइस लाइन और बजट लाइन बेसिकली है क्या? प्राइस लाइन और बजट लाइन बेसिकली दो वस्तुओं के ऐसे संयोगों को रिप्रेजेंट करता है जो एक कंज्यूमर, जो एक उपभोक्ता अपने सीमित आय से खरीद सकता है, ठीक है। और इस सीमित आय से वो ये दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों को खरीद सकता है, उसे हम कहते हैं बजट लाइन या प्राइस लाइन। अब ये बेसिकली क्यों ज़रूरी है, क्या है? क्योंकि हम सब जानते हैं कि जो उपभोक्ता की आय होती है वो सीमित होती है और उपभोक्ता अपनी सीमित आय से ज़्यादा वस्तुओं का क्रय करना चाहता है, लेकिन सीमित आय की वजह से वो बहुत सी वस्तुओं को जो है उसकी ज़्यादा क्वांटिटी एक साथ जो है खरीद नहीं सकता, क्रय नहीं कर सकता। तो वो क्या करता है कि दो वस्तुओं की ऐसे संयोग खरीद सकता है और खरीदने की कोशिश करता है जिससे उसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिले, ठीक है। चलिए देखते हैं हम कीमत रेखा को जो है अर्थशास्त्रियों ने किस तरीके से जो है परिभाषित किया है। तो उससे पहला है, उसमें आप देखिए परिभाषा दिखा रहा है, कीमत रेखा दो वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों को व्यक्त करती है जो उपभोक्ता अपनी दी हुई आय एवं वस्तुओं के वर्तमान कीमत के आधार पर खरीद सकता है, ठीक है। तो उपभोक्ता की जो दी हुई आय है, उस दी हुई आय पर एक उपभोक्ता दो वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों को वो जो खरीद सकता है एक पर्टिकुलर प्राइस लेवल पर, उस चीज़ को जो है बजट लाइन कहते हैं। ये बजट लाइन का जो कॉन्सेप्ट है, इसको ये एक एग्जाम्पल के माध्यम से दर्शाया गया है। तो हमारी एग्जाम्पल में हमने ये चीज़ इमेजिन की है कि जो उपभोक्ता है, उस उपभोक्ता के पास 100 रुपये है और इस 100 रुपये में वो ये दो वस्तुएं सेब और संतरा इसको क्रय कर रहा है, ठीक है। सेब की कीमत 4 रुपये प्रति इकाई है और संतरे की कीमत 1 रुपये प्रति इकाई है। अब ये जो 100 रुपये है, यदि वो केवल संतरा खरीदने के लिए यूज़ करे तो उसको 100 संतरे प्राप्त होंगे, ठीक है। और अगर यही 100 रुपये वो पूरे सेब पर खर्च करता है तो उसे 25 सेब प्राप्त होंगे। लेकिन जब आप पूरे 100 रुपये एक वस्तु पर खर्च करने की बात करते हैं तो उसे केवल एक ही वस्तु मिलेगी, सेब 25 इकाई 25 यूनिट्स उसके मिलेंगे, या फिर संतरा सिर्फ संतरा खरीदता है तो उसकी 100 इकाइयाँ मिलेंगी। लेकिन ग्राहक हमेशा ये चाहता है कि दो वस्तुओं से उसे ज़्यादा क्या मिले, सेटिस्फेक्शन मिले। और इसी सेटिस्फेक्शन के लिए बेसिकली वो क्या करता है, दो वस्तुओं का ऐसे संयोग करता है, ऐसे कॉम्बिनेशंस बनाता है जो वो अपनी सीमित आय पर क्या कर सकता है, खरीद सकता है। तो चलिए देखते हैं कि ये दो वस्तुएं हैं सेब और संतरा। अगर जो ग्राहक है अपने पूरे 100 रुपये खर्च कर रहा है सेब पर, तो वो 25 इकाई जो है 25 यूनिट सेब के खरीद सकता है। उस वक्त उसे संतरे की कोई क्वांटिटी अवेलेबल नहीं होगी, तो 0 यूनिट जो है यहाँ पर संतरे के दर्शाए गए हैं। दूसरा है, उसमें दूसरा एक संयोग है जिसमें वो कितने रुपए खर्च कर सकता है, 100 रुपये जो खर्च कर रहा है उसमें वो 15 संतरे खरीद सकता है और साथ ही साथ उसे जो है 15 सेब खरीद सकता है और 40 जो है उसको संतरे अवेलेबल होंगे। तीसरा एक संयोग है जिसमें 10 और 6 मतलब 10 सेब खरीद सकता है वो और 60 संतरे जो है वो खरीद पाएगा। 10 सेब कैसे आ रहे हैं, उसको 10 सेब जो आ रहे हैं 40 रुपए के और 60 संतरे 60 रुपए के, ठीक है।
15 सेब उसको आ रहे हैं 60 रुपए के और 40 संतरे 40 रुपए के। ओके, और तीसरा एक और संयोग है जिसमें वो 5 इकाइयाँ किसकी, सेब की, मतलब 20 रुपए वो 10 सेब पर खर्च करता है तो 5 जो है 5 यूनिट उसके सेब के मिलेंगे और 80 यूनिट्स जो है उसे किसके प्राप्त होने वाले हैं, संतरे के प्राप्त होने वाले हैं। तो 20 और 8 और एक और कॉम्बिनेशन जो पॉसिबल है जिसमें वो क्या करेगा, कुछ भी पैसा वो सेब पर नहीं खर्च करते, उसे 100 इकाइयाँ किसकी मिलेगी, संतरे की मिलेगी। तो 100, 0 और 10, सॉरी 0 और 100, ये जो है वो कॉम्बिनेशंस जो है वो खरीद सकता है। तो और कुल खर्च जो होने वाला है वो हर एक संयोग पर 100 रुपये का ही होने वाला है। क्यों 100 रुपये का होने वाला है, क्योंकि उपभोक्ता की जो आय है वो सीमित है और वो सीमित आय कितनी रिप्रेजेंट की गई हमारे एग्जाम्पल में 100 रुपये दिखाई गई है। ठीक है, तो ये जो है ये एक कॉम्बिनेशन जो आपको बता रहे हैं, जो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बता रहे हैं कि 100 रुपये में क्या क्या पॉसिबल संयोग है और क्या क्या पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं जो एक उपभोक्ता खरीद सकता है दो वस्तुओं के। ठीक है, जिसमें आपके पास सेब भी है और संतरा भी है। चलिए अब इसी चीज़ को हम एक रेखा चित्र के माध्यम से देखते हैं। तो यहाँ पर हमने एक्स एक्सिस पर सेब को दर्शाया है, सेब की क्वांटिटी को दर्शाया है, और वाई एक्सिस पर हमने संतरे की क्वांटिटी को दर्शाया है। ठीक है, अगर हम पहला कॉम्बिनेशन की बात करते हैं सेब और संतरे की, जिसमें 25 सेब है और 0 संतरा है, तो देखिए ये जो एक कॉम्बिनेशन है 25 और 0 का, इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्यू पॉइंट से। दूसरा है 15 और 40, तो हमने यहाँ पर 15 इकाइयाँ किसकी ली है, सेब की, और यहाँ पर आपको 40 इकाइयाँ किसकी मिल रही हैं, संतरे की। तो ये कॉम्बिनेशन है सी कॉम्बिनेशन जो 15 और 40 का है। उसी प्रकार से जो नेक्स्ट कॉम्बिनेशन है बी कॉम्बिनेशन, जिसमें 10 और 60 है, 10 सेब पॉसिबल है और 60 संतरे हैं। और ए कॉम्बिनेशन जहाँ पर दर्शा रहा है वो है 5 और 80 का, मतलब उसमें आपको 5 सेब और 80 संतरे अवेलेबल होंगे। और एक और कॉम्बिनेशन जो पी जिस पर रिप्रेजेंट कर रहा है वो 0 और 100 का है। तो यहाँ पर ये जो उपभोक्ता की जो बजट है, उपभोक्ता की जो इनकम है, वो इनकम पर क्या क्या चीज़ पॉसिबल है, कौन कौन से कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है, कौन कौन से संयोग है जो उपभोक्ता खरीद सकता है, वो है सी, बी और ए। तो PQ रेखा चित्र, PQ रेखा पर, PQ रेखा कौन सी है, बजट कीमत रेखा है, बजट रेखा है। इस PQ बजट रेखा पर A, B, C, P और Q ऐसी कॉम्बिनेशंस हैं जो एक उपभोक्ता खरीद सकता है अपनी सीमित आय पर। यहाँ पर सीमित आय को 100 रुपये से दर्शाया गया है। ठीक है, अब अगर बात करते हैं पॉइंट R की और पॉइंट S की, ये दो पॉइंट है। पॉइंट R जो है वो इस बजट लाइन के बाहर है, ठीक है, और पॉइंट S जो है ये बजट लाइन के अंदर है। तो बजट लाइन के बाहर का जो पॉइंट R है, ये इस पर यदि कोई वस्तु हो, कोई कॉम्बिनेशन को खरीदना चाहता है उपभोक्ता, तो वो चीज़ वो क्रय नहीं कर सकता, क्योंकि इस पॉइंट पर जो कॉम्बिनेशंस दिए हुए हैं, ठीक है, मान लीजिए हम यहाँ पर बात करते हैं 30 और 90, ठीक है, 30 संतरे की, 30 सेब की और 90 संतरे की। तो ये जो है ये उपभोक्ता के 100 रुपये से ज़्यादा के कॉम्बिनेशंस हैं जो उपभोक्ता अपने 100 रुपये में खरीद नहीं सकता। तो यहाँ पर यदि कोई पॉइंट है, आपका जो बजट लाइन है, आपका जो कीमत रेखा है, उस कीमत रेखा के बाहर यदि कोई पॉइंट है, तो ये पॉइंट इस बात को दर्शाता है कि यहाँ पर वो उपभोक्ता उस वस्तुओं का क्रय नहीं कर सकता, क्योंकि वो उसके बजट से बाहर है। वहाँ पर उसका बजट जो सीमित बजट है, उस सीमित बजट से वो बाहर के चीज़ों, बाहर का खर्चा रिप्रेजेंट कर रहा है, जो उपभोक्ता की आय में
आय में पॉसिबल नहीं है, खरीद पाना पॉसिबल नहीं है। और यदि हम ये एस पॉइंट की बात करते हैं तो एस पॉइंट में उपभोक्ता को वो कॉम्बिनेशन अवेलेबल हो जाएगा जो उसके 100 रुपए के अंदर ही पॉसिबल है। मतलब यहाँ पर उपभोक्ता के पास क्या है, कुछ वस्तुएं, कुछ अमाउंट क्या रहेगा, बच जाएगा जो उपभोक्ता को, और ये अमाउंट जो है बच जाएगा और ये उपभोक्ता को ज़्यादा संतुष्टि नहीं देगा, क्योंकि इसमें जो कॉम्बिनेशंस होंगे वो कम कीमत को भी, कम यूनिट्स को भी दर्शाएंगे। तो बेसिकली जो बजट लाइन का कॉन्सेप्ट है, कीमत रेखा का कॉन्सेप्ट है, कीमत रेखा बेसिकली इस बात को दर्शाती है कि दो वस्तुओं के विभिन्न संयोग एक उपभोक्ता दी हुई कीमत पर अपनी दी हुई आय के साथ खरीद सकता है और अपना सेटिस्फेक्शन फुलफिल कर सकता है। तो यहाँ पर अगर बजट लाइन पर कीमत रेखा पर यदि कोई बिंदु है, कोई पॉइंट है, कोई संयोग है, तो वो संयोग जो है उस उपभोक्ता के बजट में है, उसके बाहर है तो वो बजट से बाहर का है। इसके इस साइड का रिप्रेजेंट करता हुआ जो आर बिंदु है तो वो उपभोक्ता के बजट के बाहर की बात है। और अगर इसी बजट लाइन की इस साइड में जो बिंदु है वो उपभोक्ता की को संतुष्टि, पूर्ण रूप से संतुष्टि प्रदान नहीं करता है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है आपका कीमत रेखा का और प्राइस लाइन का, और इसे बजट लाइन भी कहते हैं। इसी बजट लाइन की बेस पर और तटस्थता मानचित्र की बेस पर हम जो है उपभोक्ता के संतुलन को दर्शाते हैं। ठीक है, उपभोक्ता का संतुलन जो है क्या चीज़ है? उपभोक्ता का संतुलन बेसिकली वो पॉइंट है जहाँ पर उपभोक्ता को सबसे अधिक संतुष्टि प्राप्त होती है। ओके, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की बात करते हैं हम, या उपभोक्ता के संतुलन की बात करते हैं, तो ये वो बिंदु है जहाँ पर उपभोक्ता को सबसे अधिक संतुष्टि प्राप्त होती है उसकी दी हुई इनकम की बेस पर। ठीक है, उसकी जो सीमित आय है उसकी बेस पर। ओके, तो यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं उपभोक्ता संतुलन की, तो उपभोक्ता संतुलन के लिए हमें दो चीज़ों की आवश्यकता है, और वो दो चीज़ें कौन सी हैं? एक है हमारी प्राइस लाइन जिसे हम कीमत रेखा कहते हैं, दूसरा है तटस्थ मानचित्र जिसे हम इंडिफरेंस मैप कहते हैं। तो इंडिफरेंस मैप को हम थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं कि इंडिफरेंस मैप क्या है। इंडिफरेंस मैप बेसिकली क्या है? तटस्थ मानचित्र जो है वो विभिन्न तटस्थ वक्रों का क्या है? समूह है। ठीक है, और ये समूह में विभिन्न तटस्थ वक्र दिखाए जाते हैं। ये तटस्थ वक्र में जो नीचे तटस्थ वक्र है वो जो है उस पर जो संयोग होते हैं वो कम संतुष्टि को दर्शाते हैं, और जितना ऊंचा और जितना ऊपर का तटस्थ वक्र है वो ज़्यादा संतुष्टि को दर्शाता है, क्योंकि उसमें जो संयोग होते हैं वो संयोग में बेसिकली जो वस्तुएं हैं, हमारी दो वस्तुएं, सपोज अगर x और y की बात कर लें, तो x और y वस्तु के कॉम्बिनेशंस जो होते हैं, जो इकाइयाँ होती हैं, वो ऊंचे ऊपर वाले तटस्थ वक्र में सबसे अधिक होती हैं, ज़्यादा होती हैं। ठीक है, नीचे वाले तटस्थ वक्र की तुलना में। इसलिए जो तटस्थ वक्र ऊपर होता है वो नीचे वाले तटस्थ वक्र की तुलना में ज़्यादा संतुष्टि प्रदान करता है। तो जब हम तटस्थ मानचित्र की बात करते हैं तो तटस्थ मानचित्र क्या है? तटस्थ मानचित्र आपका तटस्थ वक्र का क्या है? समूह है। ठीक है, जिसमें विभिन्न नंबर ऑफ तटस्थ वक्र जो है, अनेक तटस्थ वक्र दर्शाए जा सकते हैं। तो उपभोक्ता का संतुलन, इस चीज़ को हमें यदि समझना है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को यदि हमें समझना है, तो हमें दो एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखना होता है। एक है आपका कीमत रेखा जिसे हम प्राइस लाइन कहेंगे, और दूसरा है हमारा तटस्थ मानचित्र जिसे हम इंडिफरेंस मैप भी कहते हैं। ठीक है, ये दोनों बेस पर, तटस्थ मानचित्र और कीमत रेखा की बेस पर हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जो है वो समझ में आता है। चलिए देख लेते हैं इस फिगर को, तरफ आप फोकस करिए। तो यहाँ पर आपका जो फिगर है इसमें दो वस्तुएं दर्शाई गई है, x और y। ठीक है, x वस्तु और y वस्तु, दो वस्तुएं दिखाई गई हैं। ये जो आपका
PQ लाइन है, ये PQ लाइन किस बात को दर्शा रही है? PQ लाइन हमारी कीमत रेखा को या फिर बजट रेखा को दर्शा रही है। PQ लाइन हमारी कीमत रेखा या बजट रेखा को दर्शा रही है, जो इस बात को दर्शा रही है कि ये आपका जो ग्राहक है, आपका जो उपभोक्ता है, उसकी इतनी आय है, ठीक है, और इसी आय पर वो जो है दो वस्तुओं के ऐसे संयोग को खरीद सकता है जो उससे ज़्यादा क्या दे सकते हैं, सेटिस्फेक्शन दे सकते हैं। तो ये PQ लाइन जो है यहाँ पर आपकी क्या है? प्राइस लाइन है, कीमत लाइन है, बजट लाइन है, ओके। और यहाँ पर IC1, IC2, IC3 ऐसे 3 तटस्थ वक्र को दर्शाया गया है। इन 3 तटस्थ वक्र पर विभिन्न संयोग है, विभिन्न कॉम्बिनेशंस हैं। यदि हम बात करते हैं IC1 पर, तो IC1 पर A और B और C, ठीक है, ऐसे आपको 3 संयोग देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। अगर हम बात कर रहे हैं IC2 पर, तो IC2 पर, ठीक है, ऐसे 3 संयोग आपको दिख रहे हैं जिसे हम R, S और T कहेंगे। और आपका IC3 पर R, S, Q बोल देते हैं, ठीक है, यहाँ पर T और दिखाया है और U, ऐसे 2 संयोग और यहाँ पर IC3 पर दर्शाए गए हैं, ठीक है। तो देखिए, हमने अभी इससे पहले जो है बजट लाइन में ये चीज़ देखी कि उपभोक्ता की आय कैसी है, सीमित है, और इसी सीमित आय पर वो जो है 2 वस्तुओं के विभिन्न कॉम्बिनेशंस को क्या कर सकता है, क्रय कर सकता है, ओके। उससे उसके बाहर यदि कोई पॉइंट है, आपका जो आपकी कीमत रेखा है उसके बाहर यदि कोई पॉइंट है, तो वो उपभोक्ता के बजट से बाहर है, वो उपभोक्ता क्रय नहीं कर सकता। और यदि उसके अंदर है तो वहाँ पर जो है उपभोक्ता को सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, क्योंकि उसके पास जो उसकी इनकम है उस इनकम से कम में खर्चा हो रहा है, ठीक है। और साथ ही साथ वहाँ पर जो कॉम्बिनेशंस हैं उसको वो कम सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं। तो चलिए देखते हैं इस फिगर में जो है किस चीज़ को रिप्रेजेंट किया है, कैसा है। तो यहाँ पर भी जो है आपका पॉइंट A और पॉइंट C जो IC1 पर है वो बजट लाइन पर तो आ रहे हैं, ओके। जो हमारी बजट लाइन PQ है, इस PQ बजट लाइन पर आपको A और C 2 कॉम्बिनेशंस मिल रहे हैं, ओके। और इसी बजट लाइन पर हमको IC2 का एक और कॉम्बिनेशन मिल रहा है जो कि क्या है, S कॉम्बिनेशन है, ठीक है, S संयोग है। तो यहाँ पर हम जब कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन की बात करते हैं और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, उपभोक्ता संतुलन की बात करते हैं, तो यहाँ पर इस पॉइंट पर उपभोक्ता का संतुलन नहीं होगा। हालांकि ये बजट लाइन पर दोनों भी संयोग हैं, लेकिन इसके बाद भी ये जो है उपभोक्ता को संतुष्टिपूर्ण जो है अधिकतम संतुष्टि नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि ये जो 2 कॉम्बिनेशंस हैं वो IC1 पर है। IC2 पर जो कॉम्बिनेशन है S, ठीक है, वो बेसिकली इन कॉम्बिनेशंस की तुलना में क्या है, ज्यादा वस्तुओं को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जो 3 कॉम्बिनेशन है वो तो उपभोक्ता की जो क्षमता है उसके बाहर का है, जो उसकी क्रय क्षमता है उससे बाहर का है। तो यहाँ पर जो S पॉइंट है वो S पॉइंट जो है उपभोक्ता के अधिकतम संतुष्टि को दर्शाता है, और यही पॉइंट जो है उपभोक्ता का संतुलन पॉइंट है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट है। कौन सा पॉइंट? S, जो कि किस पर है, IC2 पर। IC1 पर A और C है, ठीक है। और ये दोनों जो है आपकी कीमत रेखा पर भी क्या है, कीमत रेखा पर भी स्थित है, लेकिन स्टिल क्योंकि ये नीचे के IC वक्र पर है, तटस्थ वक्र पर है, इसलिए ये जो कॉम्बिनेशंस दर्शा रहे हैं बेसिकली वो उपभोक्ता को ज्यादा संतुष्टि प्रदान नहीं करेगा IC2 की तुलना में। और IC3 के पर जो भी कॉम्बिनेशंस है बेसिकली
वो कॉम्बिनेशंस जो है वो कॉम्बिनेशंस उपभोक्ता की सीमित आय के बाहर की बात है, वहाँ पर उपभोक्ता जो है उन्हें क्रय नहीं कर पाए। तो ये जो पॉइंट है एस पॉइंट, ये पॉइंट अधिकतम संतुष्टि का पॉइंट है और इसी को उपभोक्ता का संतुलन भी कहते हैं। उपभोक्ता संतुलन के लिए दो शर्तों का होना आवश्यक है। वो दो शर्तें कौन सी हैं? कीमत रेखा को तटस्थ वक्र पर स्पर्श रेखा होनी चाहिए। ठीक है, जो कीमत रेखा है, ठीक है, ये जो कीमत रेखा है, कीमत रेखा को तटस्थ वक्र पर स्पर्श रेखा होनी चाहिए। ओके, स्पर्श करना चाहिए। उसी प्रकार से संतुलन बिंदु पर दो वस्तुओं के बीच समान प्रतिस्थापन दर जो है वो घटती हुई होनी चाहिए। जब ये दो शर्तें जो है वो दो शर्तें जब पूरी हो जाती है तो उसी पॉइंट पर हम जो है अधिकतम संतुष्टि उपभोक्ता की दर्शाते हैं और उसी को हम उपभोक्ता का संतुलन कहते हैं। तो आज हमने जो है क्या देखा? आज हमने कीमत रेखा, प्राइस लाइन, और साथ ही साथ आपका उपभोक्ता का संतुलन, ये दो एस्पेक्ट देखे। इसके बाद के वीडियो लेक्चर में हम जो है आपके तटस्थ वक्र की जो सीमाएं हैं उस एस्पेक्ट, सीमाएं या फिर हम उसे क्रिटिसिज्म कहते हैं, उस एस्पेक्ट पर फोकस करेंगे। धन्यवाद।